हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बैंकर्स क्रॉनिकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं JAIIB के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि JAIIB है क्या। IIBF होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसमें आप रजिस्टर करके अगर आप किसी फाइनेंस या बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या इनसे रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो इसके अंडर रजिस्टर करके आप कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एनरोल कर सकते हैं, वो टेस्ट दे सकते हैं और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ JAIIB, इसका ही एक नेक्स्ट एडवांस्ड वर्जन होता है CIIB। अगर आप ये दोनों कोर्सेज करते हो एंड यू आर सर्विंग इन ए बैंक तो आपको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलता है आपकी सर्विस में, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, जो आपको 2 से 2,500 का एक इंक्रीमेंट देता है एडिशनल। तो मॉनेटरी बेनिफिट है, तो इट इज़ ए वेरी गुड कोर्स और मैं रिकमेंड करती हूँ कि जैसे जो न्यू ज्वाइनीज़ आप करेंगे ज्वाइन बैंक्स में जाके तो आप इसको कर सकते हैं। मैंने भी ये फर्स्ट अटैम्प्ट में किया था क्लियर बैंक में ज्वाइन करने के बाद, और मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये सब करें। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है आपके लिए, कि आप क्या करने से एलिजिबल हो जाएंगे ये कोर्सेज़ में अप्लाई करने के लिए। तो आपको सबसे पहले इसके लिए मेंबरशिप लेनी पड़ेगी IIBF की। आपको पहले मेंबर बनना पड़ेगा। एक बार फर्स्ट टाइम आपको एक एनरोलमेंट करना पड़ेगा, आप उसमें रजिस्टर करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करके आपको प्रॉपर एक आई कार्ड इशू किया जाएगा IIBF के तरफ से भी। www.iibf.org ये वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए ये है कि मिनिमम आपको 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम पास होना चाहिए, उसके बाद आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, इन दोनों के अलावा बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, KYC से रिलेटेड, फॉरेक्स से रिलेटेड, आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और स्पेशलाइजेशंस हासिल कर सकते हैं और आपके काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी आपके किसी भी सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो। JAIIB क्लियर करके आपको ऑफिसर हो तो भी और अगर आप क्लर्क हो तो भी, तो आपको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलता है बैंक में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर पब्लिक सेक्टर या किसी भी बैंक में अगर आप काम कर रहे हैं तो। लेकिन जब आप CIIB सर्टिफाइड कोर्स क्लियर करते हैं तो ऑफिसर्स के लिए एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलता है एंड क्लर्क्स के लिए आपको 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देता है ये कोर्स अगर आप दोनों कर सकते हैं तो। अगर आप फर्स्ट टाइम में न्यू ज्वाइन करते हैं तो कर लेना सबसे बेटर है, बिकॉज़ आप जैसे जैसे बैंकिंग में अंदर जाते हैं डिले करते हैं, दैट्स नॉट बेटर, क्योंकि इनिशियल आप इंक्रीमेंट ले लेते हैं। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 पेपर्स होते हैं आपके, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ये आपका फर्स्ट पेपर होता है जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ बैंकिंग पढ़ाए जाते हैं कि आप डेली आप जो बैंकिंग अपनी ड्यू कोर्स में कर रहे हैं वही आप देख सकते हैं, वही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। KYC से रिलेटेड आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे लोन्स वगैरह प्रोसेस कर रहे हैं, क्या रूल्स प्रोसीजर्स हैं, क्या एक्ट्स हैं, वो सब चलते हैं इसमें। सेकंड पेपर इज़ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। इसमें आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस आप करते हैं, बैलेंस शीट से रिलेटेड, ये सब टिपिकल अकाउंट से रिलेटेड अकाउंटिंग न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। थर्ड आपका है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। इसमें आते हैं आपके लीगल एस्पेक्ट्स, एक्ट्स कौन कौन से हैं, रूल क्या क्या हैं, वो सब। पासिंग क्राइटेरिया इसके लिए क्या है आपका, पासिंग क्राइटेरिया के लिए मिनिमम आपको 100 मार्क्स का पेपर होता है तीनों, उसमें से आपको 50 मार्क्स लेने ज़रूरी होते हैं आपको हर पेपर में। अगर आप इंडिविजुअली 50-50 ना भी ले पाओ तो एक और क्राइटेरिया है उनका पास करने का, कि आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 45 नंबर तो लाने ही हैं। और ये देख लो कि आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स हो जाने चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में। जैसे कि आप एक पेपर में 45 ले आओ, दूसरे में 45 ले आओ, तो दूसरे में किसी में 50 से ज़्यादा ले आओ, कि मिनिमम 45 लाने हैं बट टोटल आपके 50% मार्क्स उनके हो जाने चाहिए। तो इसके साथ भी अगर आप चाहो तो ये काफ़ी अच्छी रिलैक्सेशन है, लेकिन ये सिंगल अटैम्प्ट में होना चाहिए आपका ये जो सेकंड वाला क्राइटेरिया। अगर आप इस बार 45 ले आए और नेक्स्ट टाइम अगर ज़्यादा ले आए नेक्स्ट अटैम्प्ट में तो वो काउंट नहीं होगा। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं। IIBF ये एग्ज़ाम्स 2 बार कंडक्ट करती है साल में, एक बार जून के अराउंड होता है, एक बार दिसंबर के अराउंड होता है। तो आप जब भी चाहें, जब भी आपको कन्वीनियंट हो, ये दे सकते हैं। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगी इसकी एग्ज़ाम फ़ीस। फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए आपकी एग्ज़ाम फ़ीस जैसे आप देख सकते हैं 2700 है। सेकंड अटैम्प्ट के लिए आप देख सकते हैं
1300 है। थर्ड और फोर्थ के लिए भी ये सेम है। ये आपको पे करनी पड़ेगी एग्ज़ाम फ़ीस इसमें एनरोल करने के लिए। कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस नॉमिनल सी इसके अलावा और है, वो देनी पड़ेगी आपको। एक बार आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको एक वन टाइम फ़ी देनी पड़ती है, लेकिन जिस भी आप कोर्स के लिए एनरोल करोगे वो फ़ीस आपको अलग हर बार देनी पड़ेगी। ये रजिस्ट्रेशन साइट पे आप जाकर कर सकते हैं। आपके पेपर का पैटर्न क्या रहेगा वो डिस्कस करते हैं हम अभी। आपका पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम रहेगा अप्रॉक्स 120 क्वेश्चन का। उसके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। आपका पेपर ऑनलाइन मोड में होएगा। आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन मोड में, वही आपको देना है। आप जैसे ही एग्ज़ाम सबमिट करते हैं आपका रिज़ल्ट आपको हाथों हाथ मिल जाता है। आपका रिज़ल्ट कार्ड प्रिंट होके आ जाता है, वो आपको उसी टाइम मिल सकता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बेनिफिशियल पार्ट इसका यही है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का ये पेपर होता है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप गेस वर्क कर सकते हैं, आप ऑप्शनल गेसेस कर सकते हैं, तो उससे आप ये पेपर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इजी है कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा फिर भी आप थोड़ा गेस वर्क से काम चला सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। बट आपको 50% मार्क्स तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, वो तो स्कोर करने ज़रूरी ही हैं। बेटर है कि आप ये एग्ज़ाम्स तीनों एक ही बार में क्लियर करो, क्योंकि इससे आपको 45 मार्क्स वाला बेनिफिट मिल सकता है। और आप एटलीस्ट हर चैप्टर की, जो भी मैं आगे आपको सिलेबस बताऊंगी, उसमें हर चैप्टर की एटलीस्ट आप समरी पढ़ के जाएं, बिकॉज मेमोरी बेस्ड आपको कुछ ना कुछ याद रह जाता है और आप ऑप्शंस देख के वो पॉइंट कर पाते हैं। तो आप एटलीस्ट हर चैप्टर की ओवरव्यू एंड समरी, ज़्यादा डिटेल में नहीं तो एटलीस्ट वो देख के जाएँ, उससे आप पेपर अपना क्लियर कर सकते हैं। वो पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। मैकेनिकल की बुक्स है, उससे मैकमिलन की बुक्स है, आप उससे पढ़ सकते हैं। मैंने उसी से पढ़ा था और आप फर्स्ट टाइम में मैंने क्लियर किया है और आप भी कर सकते हैं। कोई बहुत टफ जॉब नहीं है ये पेपर क्लियर करना। आपका पहला सब्जेक्ट आता है प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। इसमें आपके नॉर्मल बैंकिंग के प्रिंसिपल्स, बेसिक रूल्स क्या होते हैं, वो सब आपसे पूछा जाएगा। इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जो आपका सिलेबस दे रखा है साइट पे, उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। जैसे मॉड्यूल ए है जो हम देख सकते हैं, मॉड्यूल ए से लेकर मॉड्यूल बी सी डी सोन, उसमें जैसे मॉड्यूल ए है उसमें दे रखा है आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें आपको बताना है कि उसका ओवरव्यू क्या है, कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से सेटअप किया गया है। जैसे आरबीआई है, वो मॉनिटरिंग करता है हमारे बैंक्स की। आरआरबीज़ हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उन सब का डिटेल्ड आपको एक ओवरव्यू लेना है। सेकंड है कि बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड आपने देखना है कि एक्ट्स क्या क्या हैं, क्या लॉज हैं, क्या बाई लॉज हैं जो बैंकिंग्स को रेगुलेट करते हैं। फिर है रिटेल होलसेल इंटरनेशनल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग जो आप कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग इंक्लूड्स फॉरेक्स एंड ऑल। देन रोल ऑफ मनी डेब्ट एंड फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट आपका जो भी है कि कैसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब की डिटेल्स। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट एंड सेबी वगैरह आपका कैसा उनको गवर्न करता है, वो सब। फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, बेसल के अकॉर्ड्स 1 2 3 तीनों पिलर्स। सिबिल क्या है, फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर डेब्ट कलेक्शन। सिबिल हो गया, आजकल और भी बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं आपको सिबिल चेक करने के लिए। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है फाइनेंशियल सिस्टम में, वो सब बताए जाते हैं। सिबिल के अलावा आजकल इक्विफैक्स आ गया है, एक्सपीरियन आ गया, आप किसी में भी रजिस्टर करके लॉगिन लेके आप चेक कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है, इसके बाद आता है मॉड्यूल बी। उसके अंदर आप क्या स्टडी करते हैं, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। इसमें ये देखा जाता है कि बैंकर कस्टमर की रिलेशनशिप क्या है, किस तरह से डील करना है, क्या उसकी प्रोसीजर्स हैं। केवाईसी, एएमएल, सीएफटी नॉर्म्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कॉम्बैटिंग केवाईसी के नॉर्म्स क्या हैं, ये सब डील किए जाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम,
बैंकिंग के लिए एक लोकपाल जिसको बोलते हैं ओम्बड्समैन स्कीम होती हैं, जिसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं कस्टमर्स और उसमें डायरेक्ट की जाती हैं वो कंप्लेंट्स। चेक्स एंड एनआई से रिलेटेड कि आपके कलेक्शन ऑफ चेक्स का क्या प्रोसीजर है, आपका उनका रिटर्न का क्या प्रोसीजर है, ये सब। डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स ओपनिंग के से रिलेटेड कि कौन से अकाउंट्स आपके खोले जा रहे हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स एट्सेट्रा। एंसिलरी सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक्स, फॉर एग्जांपल आपकी लॉकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको मनी ट्रांसफ़र प्रोवाइड की जाती हैं, कैश ऑपरेशंस, कैश का लेन देन देखा जाता है, लैंडिंग, क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंकिंग का कि आप एडवांसेस से कैसे डील कर रहे हैं, कैसे क्रेडिट को मॉनिटर किया जा रहा है देने के बाद, क्या उसकी असेसमेंट है किस तरह से। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एडवांसेस का बैंकिंग से रिलेटेड, जो आपको सबसे डेप्थ में स्टडी करना चाहिए। फिर उसके बाद है प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। इसमें एमएसएमई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, होम लोन से रिलेटेड आता है, एग्रीकल्चर फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, न्यू या एग्जिस्टिंग कुछ भी हो सकता है। इसमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है बहुत सारी, जैसे जनधन योजना है, सुरक्षा बीमा योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये पर्टिकुलरली रूरल ब्रांचेस में ज़्यादा होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो लेडीज़ एंड जेंट्स अपने लिए सेटअप करते हैं रूरल बेसिस पे। क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्या रहेगी किसी भी चीज़ में। चार्जिंग सिक्योरिटी के बहुत सारे मोड्स होते हैं, जैसे मॉर्टगेज, आप किसी का प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करते हैं। प्लेज का मतलब है कि आपके पास वो प्रॉपर्टी रहेगी और आपके पास उसका राइट भी रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई एफडी पे लोन लेता है तो आपके पास वो एफडी भी रहेगी, आप उसको कभी भी तोड़ के खाते में डाल सकते हैं। हाइपोथिकेशन, जैसे आप कार लोन दे रहे हैं, व्हीकल बोरोवर के पास रहेगा लेकिन आपका उस पर पूरा चार्ज रहता है। टाइप्स ऑफ कोलेट्रल्स क्या रहते हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स के कोलेट्रल होते हैं, मूविंग भी हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो लोन्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसमें वापस रिकवरी नहीं आ रही। फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को एजुकेट करना। मॉड्यूल सी में आपका आता है बैंकिंग टेक्नोलॉजी, बैंक्स का कंप्यूटराइजेशन। सीबीएस बेस्ड आजकल हर बैंक्स में सिस्टम होते हैं, मैनुअल वर्क्स जो है वो सब डिस्पेंस ऑफ हो गया है, कुछ नहीं होता है। पेमेंट सिस्टम्स क्या हैं आपके, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जैसे आपकी ईएफटी होती, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम्स, वो सब आरटीजीएस, नेफ्ट वगैरह। डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड ईएफटी सिस्टम, वन और मोर द सेम थिंग। सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आजकल हम डिजिटल बैंकिंग बोलते हैं कि डिजिटल बैंकिंग हमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना है, कस्टमर्स का इनफ्लो कम करना है ब्रांचेस में, तो लेकिन उसके लिए हमारी डिमांड यही होती है कि उसको एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए कस्टमर को, कहीं कोई फ्लॉ ना रह जाए। आईटी एक्ट, प्रिवेंटिव विजिलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। Next is module of marketing of banking services and products. Marketing overview is there, social marketing and networking, consumer behavior and product, pricing, promotion, distribution, channel management, role of direct selling agent in a bank, एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। बेसिकली मार्केटिंग में ये देखा जा सकता है कि आपके बैंक्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो भी सेविंग के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एंसिलरी सर्विसेज के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी लोन्स के प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको कितना एफिशिएंटली प्रमोट करके कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। उसी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक्स यहाँ पे हर चीज़ में पढ़े जाते हैं कि आप उनको किस तरह से सेल कर सकते हो। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की सेल भी आजकल ब्रांचेस में होती है, जैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड या और भी होते हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, ये बैंक्स में होता है। काफ़ी कुछ बैंक्स की जो इनकम होती है वो इन्हीं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से आती है। फिर आता है मॉड्यूल ई, इसमें डील करते हैं एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग जो है बेसिकली कुछ एक एथिक्स पे चलती है। कस्टमर का जब तक ट्रस्ट नहीं होएगा बैंक्स के ऊपर तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो वो देखा जाता है कि एथिक्स या ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी जो बैंकर्स की होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसी को इसमें स्टडी किया जाता है, एथिक्स को। वर्क एथिक्स देखे जाते हैं, बैंकिंग एथिक्स देखे जाते हैं। इसकी बहुत सारी एक कस्टमर की पॉलिसीज़ होती हैं, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, कस्टमर की जो भी डाटा है हमें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए विदाउट हिज और हर कंसेंट।
बैंकों से कस्टमर्स का लेन देन सालों साल तक चलता रहता है और वो हमें बना के भी रखना चाहिए। जब भी कोई बैंक प्रोग्रेस कर सकता है, अपने टारगेट्स अचीव कर सकता है, अपने बिजनेस में ग्रो कर सकता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है पेपर 2 की अगर हम बात करेंगे, जो हमारा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर, जिसमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स डील किए जाते हैं। इसमें मॉड्यूल ए में आते बिजनेस मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस। इसमें वही आपका आएगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, कि आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, किसी पे भी डिपॉजिट्स के प्रोडक्ट्स पे हो सकता है या फिर लोन्स के प्रोडक्ट्स पे होते हैं। YTM से रिलेटेड इसमें आपके बेसिकली इसमें जो आप पेपर करेंगे ना, उसमें आएगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड काफ़ी पार्ट हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज की अरिथमेटिक, इसके भी काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ये जो टिपिकली पार्ट है, यहाँ पे आप थ्योरी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल करना इस पार्ट का बहुत ज़रूरी है। फॉरेन एक्सचेंज के आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के रेट्स दिए जाते हैं, उनको एक दूसरे में कन्वर्जन आता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। YTM से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, कैपिटल बजटिंग, इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड भी। बेसिकली अकाउंट में न्यूमेरिकल पार्ट ही आता है, ठीक है। इसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा यही कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज़, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल ऑफ YTM, डेप्रिसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक, फॉरेन एक्सचेंज के बेसिक्स भी। मॉड्यूल बी प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, इसमें डेफिनेशंस है जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेसिक होती हैं, क्या बैलेंस शीट होती है, क्या आपके प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये जो पेपर है आपका कॉमर्स वालों के लिए ईजीएस्ट रहता है। ट्रायल बैलेंस कैसे होता है, आपका बैलेंस शीट में कैलकुलेट किया जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगर कोई एरर अकर हो गया तो कैसे। कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैलेंस शीट इक्वेशंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, रेशो एनालिसिस, डिफरेंट टाइप के रेशोज़ एनालाइज किए जाते हैं हमारी बैलेंस शीट के डाटा से, जो हमें पता चलता है कि हमारी फर्म की पोजीशन क्या है। उन रेशोज़ को हम बेसिकली देख के बेंचमार्क रेशोज़ से कंपेयर करके पता लगाते हैं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज एंड कंपनी अकाउंट्स, डिफरेंट कंपनीज़ के अकाउंट्स के साथ हम किस तरह से डील कर सकते हैं, या बैंक्स के जो इंटरनल अकाउंट्स होते हैं, जनरल लेजर अकाउंट्स होते हैं, उनको किस तरह से डील करना है, उनको किस तरह से टैली करना है, ये चीज़ इसमें बताया जाता है। मॉड्यूल सी फाइनल अकाउंट्स, सेम इसमें भी वही चीज़ें, रेशियो एनालिसिस, रेशो को एनालाइज, आपको कोई बैलेंस शीट दे दी जाएगी, सैम्पल बैलेंस शीट, रेशो का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें करंट रेशो कैलकुलेट करना है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, डाटा प्रोवाइड कर दिया जाए तो आप क्या उसका अकाउंटिंग बना सकते हैं कि कैलकुलेट करना। एसेट्स, लायबिलिटीज़, बैलेंस शीट को आपको स्टडी करना आना चाहिए। कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग आपको देखना है कि किस तरह से टैली हो रही है या नहीं हो रही है, आपके उसके डिटेल्ड आपको बेसिक्स की नॉलेज, करंट लायबिलिटीज़ क्या है उस अकाउंट की, करंट एसेट्स क्या हैं, कौन सी चीज़ कौन सी हेड के अंडर आनी चाहिए, इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको इस अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है, जो आपके एडवांसेस में वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आपको डेली बैंकिंग में भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सो अगर आप इनको अपने प्रैक्टिकली कर रहे हैं पहले से बैंकिंग में, और फिर आप इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो वो सबसे अच्छा पार्ट है, वो आपको समझने में भी बहुत आसान रहता है। मॉड्यूल डी, इसमें है बैंकिंग ऑपरेशंस। बैंकिंग ऑपरेशंस ये सिंपलेस्ट मॉड्यूल है कि आपकी जनरल बैंकिंग की ऑपरेशंस क्या हैं, ये इसमें बताई जाती है। अकाउंटिंग फंक्शंस एंड बैंकिंग ऑपरेशंस, नॉर्मल बैंकिंग की ऑपरेशंस क्या हैं, उनकी डेडलाइंस क्या हैं, किस तरह से करती हैं, उसके लिए रूल्स, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल एडवांसेस की ऑपरेशन किस तरह से होती है, वो सब इसमें भी बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इस चैप्टर के लिए आपको थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बेटर रहेगा, बिकॉज सिर्फ थ्योरी पे आप इंसिस्ट करके अगर मैं बोल दूँ कि पास हो जाएगा ये पेपर, तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसमें अराउंड 50%
क्वेश्चंस तो न्यूमेरिकल्स के ही आते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो कि आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको बहुत ज़रूरी है इसके लिए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट आता है आपका पेपर 3, लीगल रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। इसमें आपकी लॉ से रिलेटेड चीज़ें स्टडी कराई जाती हैं आपको कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है बैंक्स की रेगुलेशन के लिए, किस तरह से बैंक्स को कंट्रोल किया जाता है, आरबीआई किस तरह से बैंक्स के ऊपर कंट्रोल रखता है, बहुत और भी जो फॉर एग्जांपल बीसीएसबीआई है वो भी किस तरह से कंट्रोल करती है बैंक्स को, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, रिटर्न इंस्पेक्शन, वाइंडिंग अप, मर्जर एंड एक्विजिशंस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, recent legislative changes in RBI Act, financial sector legislative reforms। ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें आप सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से लॉज किस तरह से बैंकिंग बिजनेस को गाइड करते हैं और कौन कौन से चेंजेस है। आरबीआई एक्ट आप स्टडी कर सकते हैं इसमें कि क्या चेंजेस है आरबीआई एक्ट में, क्या इनिशियली थे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो भी आपको स्टडी करना पड़ेगा इसमें, उसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, इंडिविजुअल एक सेक्शंस, बैंक गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट्स। नेक्स्ट आता है मॉड्यूल बी, उसमें आपको देखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स कौन कौन से हैं आपके पास, इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं, फर्म्स हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म्स हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, आप कौन सी किस टाइप की क्रेडिट फैसिलिटीज़ उन बोरोवर्स को दे रहे हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, इंडेमनिटीज़, बैंक गारंटीज़, लेटर ऑफ क्रेडिट, डेफर्ड पेमेंट गारंटी, लॉज रिलेटिंग टू बिल फाइनेंस, वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़, लॉज रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज़ बेसिक आप किसी भी लोन में क्या लेते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटीज़ हैं और सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ हैं। प्राइमरी फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ के लिए कुछ ख़रीदने के लिए लोन दे रहे हैं तो बेसिक उससे आपने जो चीज़ खरीदी वो आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाती है, उसके अलावा आप कुछ बैंक को देते हैं तो वो सेकेंडरी सिक्योरिटी हो जाती है। केस लॉज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक, कलेक्टिंग बैंक, laws related to paying and collecting बैंक। फिर आता है आपका मॉड्यूल सी, बैंकिंग रिलेटेड लॉज। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट्स हैं जो आपने स्टडी करने हैं, जैसे रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993, सरफेसी आपने जो भी कोलेट्रल सिक्योरिटी ले रखी है उस पर आपको चार्ज कैसे लेना है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, Bankers Books Evidence Act 1891, the Legal Services Authorities Act 1987, the Consumer Protection Act 1986, and CERSAI, the creation of charge on which security you have taken, the law of limitation, when your documents are going to be time barred, tax laws, NI Act 1881, this is the most important act, NI Act 1881. In fact, जब भी आप बैंकिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको NI एक्ट स्टडी करना चाहिए क्योंकि बैंकिंग की बेसिक हर चीज़, हर इंस्ट्रूमेंट उसी से आता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। फिर आपका आता है मॉड्यूल डी, कमर्शियल लॉ विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशंस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. This also deals with different types of acts. Basically, you have to study laws and acts completely. The Sale of Goods Act 1930, Indian Partnership Act 1932, Definition and Features of a Company, Companies Act 1956, Foreign Exchange and Management Act 1999, Transfer of Property Act 1882, the Right to Information Act 2005, the Prevention of Money Laundering Act 2002, IT Act 2000. We have to study all these acts, remember all these years, different sections are there, you have to study and remember those. In fact, legal paper is also a completely theoretical paper, no numericals at all, completely theoretical paper it is. इसमें आप नॉर्मली लर्न करके ओवरव्यू देख के आप दे सकते हैं ये पेपर और आपका ये पेपर क्लियर हो सकता है। थैंक यू।
आपको देखने के लिए, आपके प्रेशियस टाइम देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बैंकर्स क्रॉनिकल को। थैंक यू सो मच गाइस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बैंकर्स क्रॉनिकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं JAIIB के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि JAIIB है क्या। IIBF होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसमें आप रजिस्टर करके, अगर आप किसी फाइनेंस या बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या इनसे रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो इसके अंडर रजिस्टर करके आप कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एनरोल कर सकते हैं, वो टेस्ट दे सकते हैं और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ JAIIB, इसका ही एक नेक्स्ट एडवांस्ड वर्जन होता है CAIIB। अगर आप ये दोनों कोर्सेज़ करते हो एंड यू आर सर्विंग इन ए बैंक, तो आपको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलता है आपकी सर्विस में, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, जो आपको 2 से 2,500 का एक इंक्रीमेंट देता है एडिशनल। तो